मैसेज नया रिकॉर्डिंग का ये वाला आप आया है यूर रिकॉर्डिंग ठीक है हाँ अनम्यूटेड है ठीक है बीच में कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता है जैसे जाना हो तो कैसे जाएंगे यही
और जैसा कि हर समापन समारोह का प्रमुख आकर्षण होता है, हमारे इस कार्यक्रम का भी वही प्रमुख आकर्षण रहेगा, पुरस्कार वितरण। लेकिन इस पखवाड़े की एक अन्य विशेषता है हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर यादव। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव एक जानी मानी हस्ती हैं। राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, या फिर राजभाषा हिंदी को बढ़ाने का विषय हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रखरता के साथ काम किया है। और जब भी अपनी बात कही है उसको आप ये कह सकते हैं प्रोग्राम ऑनलाइन मिल गया होगा सभी। साथियों, आज हिंदी पखवाड़ा का ये जिसका डब्बा है, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं और आप सबका हार्दिक स्वागत भी है। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय और माननीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी, संस्थान के प्रशासन अधिकारी वीरेंद्र जी और हमारे अन्य वरिष्ठ साथीगण सहकर्मी सभी का अभिनंदन है। तो बात हो रही थी आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। जिस तरह से अनुवाद विभिन्न भाषाओं को जोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम राजभाषा हिंदी की बात करें, स्वाभाविक है कि ये हिंदी पखवाड़ा हमने मनाया तो हम हिंदी की बात अधिक महत्व देंगे उस बात को। हिंदी ने भी हमारे देश को एक संपर्क सूत्र के रूप में जोड़ा है, उस भूमिका को निभाया है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन का समय हो या आज की। मैं कोर्ट में बैठा रहता था, मेरा तो काम ही क्या था वहाँ यार, हद हो गई। अभी की बात है, हमारा देश इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो सीसीआई के लिए सबसे अधिक महत्व रखती है वो है अभी हमने सीमा स्थापना दिवस मनाया सीएसआई का। देख लीजिए चाहे एक लग जाए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे इतिहास का है, हमारी उपलब्धियों का, हमारे सम्मान का, और हम विकास है। संबंध में अगर बात करें तो हिंदी का कार्यक्रम का आयोजन हो, किसी और कार्यक्रम की बात हो, गतिविधियों की, प्रतियोगिताओं की बात हो, हर क्षेत्र में हम काफी आगे रहे हैं। और सबसे प्रमुख जो चीज हमारे संस्थान का प्रतिनिधित्व करती है वो है हमारी हिंदी पत्रिका सर्वतर्पण। इसका नियमित प्रकाशन किया जा रहा है और लगभग हमारे देश के सभी क्षेत्रों में, सभी प्रदेशों में, मंत्रालयों में, विश्वविद्यालयों में, शैक्षिक संस्थानों में और अन्य जो हमारे नराकास्य कार्यालय हों, सीएसआर के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाएं हों, सभी जगह से इसके बारे में हमारी बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं आती हैं और बहुत अच्छा इसके बारे में लोगों की प्रतिभागिता भी रहती है। हमें बहुत सारे रचनात्मक कार्य संस्थान के तो मिलते ही बाहर से भी मिलते हैं। अब मैं अपनी बात को बयान देते हुए सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, उनको सम्मान देने के लिए संस्थान की ओर से अनुरोध करूंगा कि निदेशक महोदय कृपया डॉक्टर यादव को संस्थान की ओर से शॉल प्रदान करें। और जब बात आती है किसी भी कार्यक्रम को का शुभारंभ करने की, तो अगर मुखिया उस पर श्री गणेश करे इस कार्यक्रम का, तो वो हमेशा से सफल रहता है, हमेशा उसमें उन्नति रहती है। तो सबसे पहले निदेशक बोले। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी आज की
काफ़ी एक्टिविटीज़ आयोजन किया गया और मुझे खुशी है कि सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जैसा कि आप जानते ही हैं और मेरी बात से सहमत भी होंगे कि हिंदी का कार्य हमारे संस्थान में कोई जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी खुद से किया जाता है और ये दिनों दिन बढ़ रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ने जब निरीक्षण किया 3 अक्टूबर को, उन्होंने भी हमारी प्रगति की काफ़ी सराहना की। नाराकाश की जो बैठकें होती हैं जिनको मैं और संजय जी अटेंड करते हैं, उसमें भी CRI का हर बार किसी न किसी रूप में मेंशन होता है और लगातार कई मीटिंग से CRI के कार्य को उत्कर्ष में रखा गया है। हमारी लाइब्रेरी हिंदी के लिटरेचर से बहुत रिच है। ये आप सबने देखा जब इस बार पहली बार एक लाइब्रेरी कमेटी ने प्रयास किया कि उन किताबों की प्रदर्शनी रखी और एक क्विज टाइप एक्टिविटी को वहाँ पे रखा गया। किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और किस तरीके से हमने देखा कि हमारी लाइब्रेरी हिंदी लिटरेचर में भी कितना रिच है। इन 15 दिनों में हमारी हिंदी समिति ने बहुत सी एक्टिविटी का आयोजन किया। हिंदी तकनीकी लेखन प्रतियोगिता, जिसमें करीब 11 हमको आर्टिकल्स मिले और एक फेयरनेस बनाए रखने के लिए उन 11 आर्टिकल्स को मैंने CRI से बाहर इवेलुएट कराया और वो इवेल्यूएशन शीट मैंने संजय जी को उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त बहुत सारी एक्टिविटी जैसे हिंदी सूक्ति पोस्टर प्रतियोगिता, तस्वीर बोलती है प्रतियोगिता, हिंदी के पुस्तकों की क्विज प्रतियोगिता, ये सब आयोजित किए गए। कई व्याख्यान हुए, विशिष्ट व्यक्तियों के व्याख्यान हुए, इंटरनल व्याख्यान हुए। कहने का मतलब है कि ये 15 दिन कि हिंदी को लेके इतना उत्साह मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हिंदी का हमारे संस्थान में जो उपयोग बढ़ रहा है दिन पर दिन, इसकी एक बात भी इसी से आपको मैं देना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में पैंडेमिक होने के बावजूद अक्टूबर से सितंबर तक संस्थान के अंदर 16 व्याख्यानों का आयोजन किया गया और इनकी जो विविधता है, ये सिर्फ प्योर टेक्निकल व्याख्यान नहीं थे जो हमारे साइंटिस्ट ने दिया। आध्यात्म के ऊपर एक व्याख्यान हुआ, हमारी सेहत के लिए एक डॉक्टर आए, उन्होंने एक व्याख्यान दिया। कुछ जनरल आर्टिकल्स जैसे संचार माध्यम के ऊपर व्याख्यान हुआ। आपको याद है मैंने भी एक बार व्याख्यान दिया था कि हम लोग ऐसा क्यों है कि भारत में लोग लेफ्ट चलते हैं और US में लोग राइट में चलते हैं, उसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका क्या लॉजिक है। इससे अलग एक मैं डॉक्टर यादव की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक CRI का एक प्रोग्राम है जिज्ञासा, जिसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र इंस्टीट्यूट में आते हैं, लगभग आधा दिन यहाँ पे रहते हैं और उसमें हम कोशिश ये करते हैं उनके साइंस के प्रति उनकी रुचि कैसे बढ़ती है, कैसे उनकी जिज्ञासा को, जो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन उठते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस का क्या महत्व है, तो उसको एक हमारी लैब भी देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और उनको भी कोऑर्डिनेट करते हैं साइंस के साथ। और एक इसके ऊपर मैंने भी एक लेक्चर तैयार किया था जो मैंने ऑनलाइन दिया था, इंजीनियरिंग एक्सप्लेन्ड थ्रू साइंस। वो काफी बच्चों ने अटेंड किया था उस समय ऑनलाइन। तो ये एक्टिविटी पूरे साल चलती रहती हैं और अभी जो हमारी हिंदी में कार्य करने की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग 98% काम हिंदी में हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का, परचेज का और पेरेंट्स का। R&D एक्टिविटी में जहां जहां भी गुंजाइश है वहां वहां हम हिंदी में काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर यादव का इस संस्थान में जो पहली बार ये आ रहे हैं स्वागत करता हूं
और इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं कुछ शब्दों से उनका परिचय आपको कराऊंगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही जगदम्बी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर यादव जी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के प्रस्तावक भी रहे हैं और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ये 5 विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में शामिल हुए और 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में संचालन समिति के सदस्य रहे हैं। इनके बहुत सारे प्रकाशन हैं, काव्य संग्रह जैसे संभावनाओं के स्वर, दस्तक, टूटते चक्रव्यूह, राजभाषा दर्पण पुस्तक श्रृंखला के भाग 1 से लेकर भाग 5 तक प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रता के ध्वजवाहक, राजभाषा प्रतिबिंब, आराधना जैसे इनके लेख हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वचनों से हम सबको हिंदी समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय सड़क अनुसंधान के संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सतीश चंद्र जी, प्रशासनिक अधिकारी विरंची नारायण जी, संचालन कर रहे हिंदी अधिकारी संजय चौधरी जी और सभागार में उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण और कुछ घटना से जुड़े हुए जितने जो हैं, सभी का मैं इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में समारोह में स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और चूंकि जब मैं हिंदी की बात कर रहा होता हूँ तो हम हिंदी की बात करते हैं मगर हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। आज हिंदी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता नहीं है, आज हिंदी को व्यवहार की आवश्यकता है। इसलिए इसके लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्र सूची बनाने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अभी मैं पटना जो कि हिंदी क्षेत्र है उसके बैंक का मैंने एक आंकड़ा मंगाया कि पटना के लोग, हिंदी भाषी लोग अपना अधिकृत हस्ताक्षर किस भाषा में करते हैं। मुझे जो आंकड़ा दिया गया कि 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं और अमूमन अगर मैं यहाँ भी हाथ उठा लो कि कितने लोग दस्तखत अंग्रेजी में करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आंकड़ा यहाँ था या बढ़ावा की बहुत मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ। मैं चाहे बड़ा सम्मेलन में बोल रहा हूँ या छोटा सम्मेलन में बोल रहा हूँ कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रता की प्रतिबद्धता के लिए एक छोटा सा काम, अगर आप अपना अधिकृत हस्ताक्षर हिंदी या मातृभाषा में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक सार्थकता होगी। और मेरा इस कार्यशाला में आने का
हमें भी मुझे लगेगा कि हमारा आना भी सार्थक हुआ। इसलिए निदेशक महोदय से मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा एक निर्देश में आग्रह करें ताकि कम से कम एक छोटिया शुरुआत तो हम करें, क्योंकि हिंदी के कई आयाम हैं और 2 अक्टूबर को कल गांधी जयंती भी है। तो गांधी की परिकल्पना में भाषा हिंदी कहा थी, तो थोड़ा सा उस पर भी मैं विचार करना चाहूंगा कि जब दीर्घकालीन प्रवासी गांधी बहुत 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से रहने भारत आए, तो 9 जनवरी यानी रात्रि को 10 जनवरी की रात थी। तो आते ही लोग भाषा के काम करने लग गए, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीयों को अगर एक रखना है, एकता में रखना है, तो एक भाषा होना बहुत आवश्यक है। उसके काम में लगे और पहली बार 1918 में उन्होंने इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक परिकल्पना रखी कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी हो। तो दक्षिण में प्रचार प्रसार करने के लिए भी उन्होंने 1928 में दक्षिण प्रचार सभा का गठन किया। उन्हें मान था कि हिंदी भाषी लोग तो हिंदी करेंगे ही, दक्षिण में प्रचार प्रसार करें। तो उनके अपने अन्य लोगों के साथ अपने पुत्र को भी उन्होंने उस समिति में दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए भेजा, जो कि उनकी परिकल्पना थी। और उस परिकल्पना का अगर मैं आज हिसाब लगाए तो लगभग 103 वर्ष हो गए, और इस 103 वर्षों में हमने उनकी बात को भी अनसुना कर दिया। आज भी हम हिंदी के लिए, राजभाषा हिंदी के लिए उसी पायदान पर खड़े हैं जहां आजादी के 75 वर्ष पहले थे। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह और आह्वान भी करते हैं कि क्या आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत को एक राष्ट्रभाषा मिलेगी। तो मैं बहुत आशावान हूं कि शायद हिंदी इस आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रभाषा घोषित हो। तो हम जब कार्यालय की बात करते हैं तो हम राजभाषा की बात करते हैं, क्योंकि गांधी की जब चर्चा शुरू हुई और भाषा को लेकर शुरू हुई, तो गांधी चेतना के चिंतन थे। मानते थे कि जिस देश या समाज के पास चिंतन और चेतना नहीं है, वो ज्ञान और सेवा का देश या समाज नहीं बन सकता है। गांधी में अनेक आत्माएं एकाकार होती थी। महर्षि अरविंद का मानस था, रामकृष्ण परमहंस की भक्ति थी, विवेकानंद सा देश प्रेम, रामतीर्थ सा मेघा और क्रांतिकारियों जैसा साहस, और राम मोहन राय हो, गोखले, तिलक जैसे ज्ञान के प्रति आस्था, इनका बहुत ही विस्तृत समन्वय था। कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वो अपनी भाषा में नहीं बोलता।
और भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जन सको सच समझे। और भारत को एक राष्ट्र माना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। जब 14 अगस्त 1947 को बीबीसी के पत्रकार ने गांधी से अंग्रेजी बोलने का आग्रह किया साक्षात्कार के समय, तो गांधी जी ने बड़ी दृढ़ता से उसको कहा कि दुनिया को कह दो कि गांधी आज से अंग्रेजी नहीं जानता है। तो यहां गांधी का अंग्रेजी के प्रति विरोध नहीं था, लेकिन अपनी भाषा के प्रति स्वच्छ था, और स्वच्छ स्वराज और स्वच्छ स्वभाषा वो अपने सत्य सिखाता है। तो गांधी इस प्रकार से हिंदी के इस प्रारूप में जुड़े हुए थे, और वो कहा भी करते थे कि मातृभाषा का अनादर मां के अनादर जैसा है। जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया, उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता को खो बैठते हैं। और गांधी जी ने एक प्रार्थना भी की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में आम लोग सहयोग करें। तो उसने परिकल्पना की थी, उन्होंने सरकार से आशा नहीं की थी, लेकिन आम लोग इसका करें। तो गांधी इस प्रारूप को भी मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, उनके प्रार्थना का 103 वर्ष होगा, और वो कल उनकी जयंती है। इस अवसर पर निश्चित रूप से एक विचार करें कि क्या हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, राजभाषा बनाएंगे, संपर्क भाषा बनाएंगे, या हिंदी को हम अंग्रेजी का चेरी कर देना चाहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है, हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये विचार करें। और एक बिंदु और मैं छूना चाहूंगा, किसी भी राष्ट्र के 3 अवयव महत्वपूर्ण होते हैं। एक राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। तो राष्ट्रध्वज हमारे कर्मधारों में किसी पार्टी के चरखे को निकालकर अशोक देवान प्रिय के चक्र को उसको लेकर हमने राष्ट्रध्वज का निर्माण कर लिया। और राष्ट्र गान में कविवन रविन्द्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त हो गया। और भाषा के मामले में हम चूक गए। अगर हम आजादी के समय उस मुहूर्त में मेला में राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान के साथ हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना देते, तो आज मुझे हिंदी कार्यशाला नहीं करनी पड़ती, हिंदी सलाहकार समितियां नहीं बनती, हिंदी अधिकारी नियुक्त नहीं होते। तो वो जो हम चूके, तो उसका भुगतान हमारा देश कर रहा है। यह भी विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो होती है कि हमने अंग्रेजी शिक्षा लगाया, तो 1835 में लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ शुरुआत की। तो कभी उसमें कोई अंग्रेजी भाषा समिति बनी, अंग्रेजी सलाहकार समिति बनी, अंग्रेजी प्रचार प्रसार की कोई समिति नहीं बनी। तो अंग्रेजी क्यों पढ़ने लगे हम लोग? उसने 2 काम किया। उसने अंग्रेजी का
सम्मान बढ़ाया और प्रयोग बढ़ाया, और हमने जब हिंदी को राजभाषा बनाया, ये दोनों चीज खत्म करा। हमने उसका सम्मान घटा दिया, प्रयोग तो बढ़ने दिया। कि मैं एक दृष्टांत आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि जब मैं हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दे रहा था, उसके पूर्व लगभग 16 राज्य के उच्च न्यायालय हिंदी में काम कर रहे थे, और जैसे ही मैंने प्रस्ताव हिंदी को राजभाषा का पारित कराया, सबके समझ लीजिए हो गए। तो क्या करेंगे, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि अब समय कितना है, मैं थोड़ा सा संवैधानिक पहलू को भी छूना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से हमने जब प्रयोग किया, क्योंकि कार्यालय के लोग बैठे हुए हैं, तो जिस दिन हमने ये प्रस्ताव पारित किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात बोला, तो फिर हम सोचते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। जब हमने 26 जनवरी 1950 को राजभाषा को लागू किया, तो क्या होना शुरू हो गया। क्योंकि उसी दिन से हमारी राष्ट्रीय भावना, सामाजिकता का ह्रास प्रारंभ हुआ, और आज क्षेत्रवाद प्रमुख हो गया। जब भाषाभाषी लोग अपनी भाषा को पढ़ाने में लगे हुए हैं, दक्षिण भारत के अलग थे, अब तो हिंदी भाषी में भी हम अंगिका के लिए लड़ रहे हैं, मिथिला के लिए लड़ रहे हैं, बुंदेलखंड के लिए लड़ रहे हैं, बुंदेली भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। तो हिंदी की लड़ाई कौन करेगा, ये वहां से शुरू हुआ। और जनता और प्रशासन को विकास में जो भागीदारी मिलना था, वो खत्म हो गया। तो और उसी दिन से जो अधिकारी हिंदी प्रशिक्षण लेने का कार्य शुरू करना चाह रहे थे, वो भी अंग्रेजी में लिखने के लिए, बोलने के लिए मुक्त हो गए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि संवैधानिक स्थिति तो यह है कि हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है। लेकिन मुझे लगता है, जब मैं कार्यालय के निरीक्षण में देखता हूँ, जाता रहता हूँ, तो लगता है कि अंग्रेजी हमारी राजभाषा है और हिंदी सहभाषा क्या, वह तो अनुवाद की भाषा है। आज हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं करते। जितने भी कार्यालय हो, भारत सरकार के बड़े कार्यालय हो, छोटे कार्यालय हो, वो अंग्रेजी में सर्कुलर निकलता है, उसका हिंदी में अनुवाद होता है। अंग्रेजी अनुवादक का पद हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास हिंदी अनुवादक रहता है। और कभी कभी तो विडंबना होती है कि सारे अधिकारी कर्मचारी कहते मैं तो तकनीकी हूँ, हिंदी में काम करना मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये तो हिंदी अधिकारी का काम है, इसको सारे फाइलें दे तो हिंदी अधिकारी अनुवादक में क्या करेगा, बैठे बैठे अनुवाद करता रहेगा। हम तो अंग्रेजी में काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कभी कभी लगता है कि हिंदी भाषी अधिकारी और कर्मचारी अपनी भाषा में काम करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि 80% काम हिंदी और राजभाषा हिंदी में होने लगेगा। और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि राजभाषा नीति और रोजगार नीति, ये दोनों में सामंजस्य नहीं है। राजभाषा नीति अगर हिंदी केंद्रित है तो रोजगार नीति अंग्रेजी केंद्रित है। अगर हम राजभाषा हिंदी में पढ़कर एक चपरासी का नौकरी नहीं ले सकते तो कौन हिंदी पढ़ना चाहेगा, क्यों हिंदी से जुड़ना चाहेगा। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप अंग्रेजी रहने दीजिए, कोई भाषा खराब नहीं होता है, सीखें,
लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षाओं में विकल्प दे दें तो हिंदी या भारतीय भाषा अपने आप आ जाएगी। क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ते क्यों हैं? अंग्रेजी पढ़ते ही इसीलिए हम। क्या मैं सरकार का दृष्टिगत दोष दिखता हूं? क्योंकि अंग्रेजी को हमने शिक्षा से, शिक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से और पैसा से जोड़े हुए हैं। यही चीज अगर विकल्प दे दें तो इसका समाधान हो सकता है। तकनीकी अभी निदेशक महोदय से बात हो रही थी कि बहुत सारे कार्य हिंदी में होते हैं, लेकिन तकनीकी कार्य हिंदी में नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक सरकार की दृढ़ शक्ति नहीं होगी, जब तक वहां से काम करने का वातावरण नहीं बनेगा। अब जापान जाइए, जापान अंग्रेजी पढ़ता है लेकिन सारा काम अपनी भाषा में करता है। रूस चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, तो जो भी शहर वाले देश में जाइए, अंग्रेजी सब पढ़ता है लेकिन काम अपनी भाषा में करता है। हम अपनी भाषा पढ़ते भी नहीं है और काम तो हम करते ही नहीं है। इसलिए हम लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं, हम माह भी मनाने लगे हैं, लेकिन हिंदी में हम काम कब करेंगे? तो हमारे भारत सरकार के सर्कुलर में लिखता है, हम लोग भी बताते हैं, प्रोत्साहन से, पुरस्कार से, सम्मान से हिंदी सीखिए। तो मुझे लगता है कि 75 साल पुचकारते हुए, बताते हुए, समझाते हुए हो गया। तो मुझे इस समय कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी याद आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अपने कर्नाटक के कार्यालयों में कन्नड़ लागू करना था। उन्होंने कोई कर्नाटक कन्नड़ हिंदी सलाहकार समिति नहीं बनाई। उन्होंने 3 सदस्यीय आयोग बनाया, एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया और 2 सदस्य बनाया और उनको शक्तिशाली किया। उस समिति को एम्पावर्ड किया। एम्पावर्ड क्या किया? कि आप किसी कार्यालय का औचक निरीक्षण करें। ये नहीं बता के नहीं कि संजय जी बुलाए, कार्यशाला में आए, कार्यशाला में ये होगा वो होगा। औचक निरीक्षण करें और किसी विभाग में, किसी सेक्शन में जाए और भाषा के प्रति जो नियम बना हुआ है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप सिर्फ उसको निष्कासित ही न करें, बर्खास्त भी कर सकते हैं। और 1 साल का समय दिया था और मुझे लगता है कि 6 महीना में कर्नाटक में कन्नड़ लागू हो गया। तो कभी भी राजभाषा विभाग में भी ये बात उठती है कि क्या हिंदी लागू नहीं होती है, इसके लिए भी क्या दंड का प्रावधान होना चाहिए। बड़ा असमंजस स्थिति पैदा होता है कि अपने देश में अपनी भाषा का काम करवाने के लिए दंड का विधान बनाना पड़े। ये कितनी बड़ी विडंबना होगी। चूंकि सभी विद्वचन है और सरकार का कानून है, सरकार को ये काज करनी है, प्रचार प्रसार भी करनी है। तो जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो सिर्फ संसद में बैठी सरकार क्या कर सकती है? इसलिए जितने नियम अधिनियम बने, अभी राष्ट्रपति जी को 9वां प्रतिवेदन संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा दिया गया। 8 प्रतिवेदन पर कानून बन चुके हैं। हम लोग भी जाते हैं कार्यालय में, देखता हूं कि आपने इस कानून का पालन किया नहीं किया, तो उस कानून का भी पालन नहीं होता है। एक छोटा सा हॉल मेरे कार्यालय में था, उनके कार्यालय प्रमुख का कार्ड सिर्फ अंग्रेजी में बना हुआ था। जी मुझे बुला लिए, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी थे, मैंने चर्चा कर दी। चूंकि मैं आगे से बुला जाऊं या न जाऊं उसकी चिंता नहीं करता हूं, लेकिन हिंदी में मेरे जाने से अगर कुछ काम न बढ़े तो मेरा जाना व्यर्थ है। इसलिए मैं इस चीज को करता रहता हूं।
क्योंकि अब मैं राजभाषा की बात अवश्य करना चाहूंगा कि भारत सरकार क्या करती है राजभाषा के लिए। अथक प्रयास करती है, इतना प्रयास करती है, मैं तो कभी कभी दंग रह जाता हूं। करोड़ों करोड़ खर्च भी करती है, लेकिन हिंदी जहां से चली वही है, थोड़ा बहुत झाड़ पोछ होता है। चूंकि केंद्रीय हिंदी समिति बनी हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें बड़े बड़े वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उसके सदस्य होते हैं और हिंदुस्तान के जो प्रकांड विद्वान होते हैं उसके सदस्य होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी कुछ रहते हैं। और उनकी अनुवर्ती की कार्रवाई को करने के लिए केंद्रीय अधिकारियों का एक बहुत बड़ा संवर्ग राजभाषा समिति बनी हुई है, जिसमें राजभाषा के सचिव, गृह सचिव, वो इसको अनुवर्ती कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई करती है। और संसदीय राजभाषा समिति बनी हुई है, इसमें जो वरिष्ठ लोग हैं या कनिष्ठ लोग भी हैं उनसे जरूर वाकिफ होते होंगे। और संसदीय राजभाषा समिति में 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इस 30 सदस्य 3 समितियों में बैठ करके पूरे भारतवर्ष के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे भारत सरकार के कार्यालय हो, उपक्रम के कार्यालय हो, बैंक के कार्यालय हो, उसमें निरीक्षण करती है और हिंदी का काम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, हतोत्साहित भी करती है, डांट फटकार भी लगता है, तो थोड़ा माहौल बदलता है, फिर गति हो जाती है। मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियां हैं और कई नगरों में नराकास जो कार्यालय के लोग हैं, अब कितने लोग को पता है, तो संजय जी कितना कार्यशाला कराए हैं कि नराकास क्या होता है। कितने लोग जानते हैं नराकास के बारे में? कोई नहीं जानते। तो चूंकि ये जानना चाहिए, प्रत्येक नगर में नगर राजभाषा कार्य समितियां बनती है कार्यालय की, और वो भी हिंदी के प्रयासरत रहते हैं और अपने कार्यालय के अंतर्गत भी राजभाषा कार्य समितियां होती है। यहाँ पर है, यहाँ पर होगी ना? हाँ, तो उसकी भी बैठक होती है, वो भी दिन रात प्रयासरत करते हैं। और जब कार्यालय प्रमुख का दृष्टिकोण इसके प्रति सही हो तो वहां बहुत कुछ हद तक काम होता है। क्या मैं देखता हूँ कुछ काम होता है, लेकिन मैं 14 सितंबर को विज्ञान भवन में था, मुझे लगा तो मुझे जाना है, तो मैं देख रहा था कि CRRI उसका हिंदी क्या होता है, उस कार्यालय का नाम है कि नहीं पुरस्कार के धन में। मैं आते ही संजय जी को पूछा कि आपका नाम मैंने नहीं देखा। तो मैं जहाँ 1 बार 2 बार जाता हूँ, वो कार्यालय अगर काम करती है तो निश्चित रूप से अगली बार वो पुरस्कार के लिए तैयार होती है। तो मैं आशा करूंगा यह कार्यालय अगला जो राजभाषा पुरस्कार मिले उसमें किसी न किसी पुरस्कार के काबिल बने, तो वो भी मैं समझूंगा इसका सलाह लेने की आवश्यकता हुई। और अभी मैं बता रहा था कि जब 26 जनवरी 1950 को हमने हिंदी को राजभाषा बनाया, 15 साल की हमने छूट दी। 15 साल छूट देने का मतलब था कि 1965 तक हिंदी इतना समृद्ध हो जाएगा कि अंग्रेजी को स्थानांतरित कर देगा। लेकिन 62 आने से पहले हमने एक धारा बनाई, 1963 में एक संसदीय संकल्प पारित किया, वह भी मैं तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जो हिंदी के प्रबल समर्थक थे। तो उससे निर्माण हुआ धारा 3 का। वो धारा 3 क्या है? कार्यालय में, कार्यशाला में या जो विभाग का अपना होता है उसको बताया जाना चाहिए। वो धारा 3 हम लोग भी निरीक्षण में जाते हैं कि धारा 3 का पालन करते हैं, कितना करते हैं, इतना प्रतिशत, उतना प्रतिशत। तो फिर मैंने कहा मैं पूछ तो लेता हूं,
लेकिन मैं गंभीरता से कभी सोचा नहीं कि धारा 3 है क्या। जब मैं गहन का अध्ययन किया, मुझे लगा कि धारा 3 जो है हिंदी के साथ अंग्रेजी को अनंत काल तक चलाए जाने की साजिश रची गई। तो मैंने पिछले 5-6-7 महीने पहले आदरणीय गृह मंत्री जी से मिला। मैंने कहा आपने भाषावार क्षेत्र बनाया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, तो कम से कम क क्षेत्र से आप धारा 3 को हटा दीजिए। क क्षेत्र में हिंदी में ही काम करेंगे तो क्या दिक्कत है, वहां अंग्रेजी जोड़ने की क्या जरूरत है, कौन ने गाँव में समझ में आती है। अब मान लीजिए क क्षेत्र में कोई हिंदी उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आ गए, तो उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उसको उतना अद्यतन जानकारी दें वो हिंदी में काम कर सके। इसके लिए एक नियम बनाने की आवश्यकता है। अगर वो बन जाएगा तो मुझे लगता है कि क क्षेत्र से अगर हिंदी सिर्फ में काम होगा, बहुत सारा काम इसमें होने लगेगा। ये तो मुझे लगता है कि हमने रामचंद्र जी को वनवास दिया, उनकी तिथि ज्ञात थी मुझे, इतने वर्षों का वनवास है। पांडव का अज्ञातवास हुआ, उनकी तिथि भी ज्ञात थी मुझे, इतने साल के बाद पांडव फिर आ जाएंगे। लेकिन हिंदी का जो हमने वनवास किया दिया है उसकी तिथि मुझे ज्ञात नहीं है। हिंदी सचमुच राजभाषा कब बनेगी? हम तो राष्ट्रभाषा की बात कर गए, अभी तक हिंदी सचमुच में राजभाषा भी नहीं बन पाई है। तो 63 का धारा 3 का निर्माण हुआ, उसमें एक उल्लेख किया हुआ है कि जब तक भारत के सभी राज्य के विधानसभा से पारित करके हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं देती है, तब तक हिंदी पूरे भारतवर्ष की राजभाषा नहीं बन सकती है। ये कैसा विधान है, इसको भी बदलने की आवश्यकता है। और राजभाषा हमारे संविधान में 343 से लेकर 351 तक प्रावधान है और 120 है, 210 है जो हमारे विधानसभा की भाषा को निर्धारित करती है, हमारी लोकसभा की भाषा को निर्धारित करती है। इसमें एक धारा है 348 जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को निर्धारित करती है। आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है, कोई बता सकते हैं? ये कोई ये इंग्लिश की, अंग्रेजी की। आज भारत का कोई नागरिक अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई आवेदन देना चाहेगा, उससे अंग्रेजी सीखनी होगी। तो कितनी विडंबना है, ये चर्चा करने का मतलब है कि कितनी विडंबना है। तो खुशनुमा पहलू ये है कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जो मैं संचालक समिति में रहा हूं, तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव 348 धारा को संशोधन करने का भारत सरकार के पास है। ये 2015 में दिया गया और अभी तक वो विचाराधीन है। अगर वो जिस दिन प्रस्ताव पारित होकर अध्यादेश बन के नियम बनेगा तो मैं समझता हूं कि आधी लड़ाई हम हिंदी का उससे जीत लेंगे। क्योंकि जब राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात होती है तो मुझे खलील जिब्रान जो राष्ट्र के बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने राष्ट्र नाम का एक बहुत मोटी किताब लिखी थी। उसके 3 वाक्य मुझे बरस याद आते हैं। वो लिखते हैं कि जिस देश के लोग अपने देश में उगे हुए अन्न को नहीं खाते हैं, उनकी भूख कभी नहीं जाती, वो हमेशा भूखा ही रहता है। और जिस देश के लोग अपने देश के बुने हुए कपड़े नहीं पहनते, उसकी नग्नता कभी नहीं जाती, वो हमेशा नग्न रहते हैं। और जिस देश के अंदर एक छोटा छोटा राज्य क्षेत्र अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता हो, उस जैसा दयनीय राष्ट्र होता है।
और हम समझते हैं कि जिस देश के लोगों को अपनी भाषा बोलने में, अपनी भाषा में काम करने में, लिखने में, समझने में शर्म महसूस होता हो, हीनता में जीता हो, वो पूरी दुनिया में एक हम ही और हमारा देश अजूबा देश है भारत, जिसके यहाँ के नागरिक को अपनी भाषा लिखने में हीनता का हो। इसलिए निश्चित रूप से इस चीज को ये करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने 15 साल छोड़ा, वहीं पर एक देश ऐसा था तुर्की, जहां के राष्ट्राध्यक्ष कमाल पाशा जब देश आजाद हुआ तो वहां भी 15 साल, 10 साल, 5 साल की बड़े बड़े अधिकारियों ने दिया कि सर इतना साल तो कम से कम तुर्की को लगाने में लग जाएगा। तो हम लोगों ने 15 साल की छूट दी। उन्होंने सबकी बात सुन ली और कहा कि कल आप जब 10 बजे कार्यालय आए तो हमारे आजादी के 15 साल पूरे हो गए और कल से तुर्की भाषा लग जानी चाहिए। लग गए। हमने इतना किंतु परंतु ये लगाया तो अटक गए, अटक ही रहे। तो निश्चित रूप से कई चीजें ऐसी हैं और इस सरकार से मुझे बहुत आशा है, क्योंकि इस सरकार की जो पार्टी है उसके दृष्टि पत्र में है कि मैं विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार भी करूंगा। उसके राष्ट्रीय पत्र में लिखा हुआ है। अभी पिछले दिनों मोदी जी गए, हिंदी में संगर्जना कराए। तो इस अवसर पर मुझे एक व्यक्ति को मैं जरूर याद करता हूं, चाहे मैं छोटी सभा में बोल रहा हूं, बड़ा सभा में बोल रहा हूं, देश में बोल रहा हूं या विदेश में बोल रहा हूं। वो व्यक्ति है राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब वो 4 अक्टूबर 1977 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में संगर्जना किए थे, तो लगा था कि हिंदी का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। लेकिन वही व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो मैं अपनी बात नहीं, उनकी बात को बोधवाक्य की तरह आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि विदेशों में तो हम हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन देश में हिंदी बोलना बड़ा दुष्कर कार्य है। और जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलते हैं तो समझी जानी चाहिए कि हिंदी की लड़ाई कितनी कड़ी है और कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य होने के नाते देश ही नहीं विदेशों में प्रचार प्रसार करने जाता हूं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन या आप तो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने चले आए, तो भारत में इसकी गति इतनी शिथिल क्यों है? तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो क्या विश्व में हिंदी हो सकती है? इसलिए हम लोग साहित्यकार मित्रों से भी करता हूं, कई कार्यशाला में जाते हैं, हिंदी की कविताएं होती हैं, हिंदी सौंदर्य बोध की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो मैंने कहा कि साहित्य की भाषा तो हिंदी है ही, हिंदी को आज उस साहित्य से भी आगे निकालने की आवश्यकता है। हिंदी को आज हम ज्ञान की भाषा, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्याय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी हम भारत के आंगन में नवान का उत्सव देखेंगे और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होते देखेंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए भी राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। समय बता दीजिए और है तो है। और मैं इस पहल के साथ मैं थोड़ा
संवैधानिक संविधान सभा की चर्चा आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को, बहुत जानकार लोगों को भी पता नहीं होता है कि हमने अपने संविधान को जो पारित किया है वो किस भाषा में पारित किया। बता सकते हैं कोई? जी नहीं, खड़े हो, मुझे बोले, खड़े हो, बोले ठीक है, बोले, कोई गलती से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाषाओं में किया, इंग्लिश में किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम से किया गया इंग्लिश में। दोनों भाषा में तो नहीं हुआ, नहीं, तो आपने बोला दोनों भाषा में, इंग्लिश में कोई बात नहीं। तो किसी और ने बोला क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप तो बोला, लेकिन बहुत लोग बोलता है कि हमने हिंदी में भी पारित किया, दोनों भाषा में किया, इसीलिए मैं उनसे पूछना चाह रहा था। बहुत लोग बोलता है, जो बहुत विद्वान है वो बोलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाओ। चूंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने पहले? जी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं था, ठीक, लेकिन उससे पहले भी एक आदमी बने, उसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह द्वारा बनाए गए। ये बहुत लोग नहीं जानते, ये सब लोग सवाल की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो सभी राजेंद्र प्रसाद ही है तो बनबोलते ही है, और अम्बेडकर भी संविधान निर्माता थे, तो वो भी सही बोल रहे हैं, वो थे हाँ ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के, उनका बहुत योगदान है। तो वो बनाए गए, उसके 3-4 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम संविधान को हिंदी में कार्यवाही करें, पारित भी करें, लेकिन उनकी इतनी हार्दिक इच्छा होती हुई भी हमने उसका निर्माण हिंदी में नहीं कर पाए। पहला संविधान सभा का सदस्य था विष्णु धुलेकर, महाराष्ट्र के मराठी थे, लेकिन पहला व्यक्ति वो थे जिन्होंने संविधान के निर्माण का मांग किया कि हम हिंदी में करेंगे और हिंदी में पारित करेंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमने खंडशः संविधान को बनाना शुरू किया और अंग्रेजी में पारित करना शुरू किया। हिंदी में क्यों नहीं बनाया? और फिर आई अनुवाद की बात, क्योंकि हिंदी अनुवाद की भाषा वहीं से चल रही है और आज तक अनुवाद ही बना हुआ है। तो कहा कि हिंदी को अनुवाद करा जाए, फिर देखेंगे हिंदी को पारित करेंगे। तो हिंदी अनुवाद होने चली, कई विद्वान लगाए गए, और ताजुब होगा जब कभी उसका, अब तो हो सकता है कि गूगल वगैरह में दे दिया हो तो नहीं पता मुझे, लेकिन उसको एक एक शब्द के निर्माण में कई कई महीने लगाने लगे हम। अब धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है कि ये सापेक्ष है कि वो, उसको बनाने में और बहुत बड़े विद्वान लगे हुए थे। राहुल शंकरत्याल से लेकर के आचार्य रघुवीर तक काफी विद्वान लगे रहे, और उसमें राहुल शंकरत्याल को तो बोलना पड़ा कि चूंकि मुझे संवैधानिक भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए अनुवाद करने में मुझे दिक्कत हुई है। और आचार्य रघुवीर जी ने, उससे बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ शब्दों का निर्माण कर दिया जिससे हम हिंदी क्या बोलेंगे, हम हंसी के पात्र होने लगे। अब टाई का हिंदी उन्होंने ढूंढा, कंठ लंगोट, तो हम हिंदी का व्यवधान अति वादी में भी कर जाते हैं। अब हमें स्टेशन का हिंदी खोजने की आवश्यकता नहीं है, जो भाषा को हमने बचा लिया उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विद्यालय को भी स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये दो विचारधारा रखना पड़ेगा और प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग टेलीविजन बोलते थे,
दूरदर्शन बोलते तो करता बड़ा उल्टा लगता है, लेकिन अब अंग्रेजी वाले भी दूरदर्शन बोलते, टेलीविजन कहाँ चला गया? क्योंकि प्रयोग भी कभी कभी भाषा को सही बनाता है। और हम तो कहा करते हैं कि हिंदी को अगर लोकप्रिय बनाना है तो हमें विशुद्धता का मलाल नहीं करना होगा। और दक्षिण भारतीय जिस रूप में हिंदी को बोलकर प्रारूपित करेंगे वही हिंदी भारतवर्ष में चलेगी, तभी हिंदी प्रसिद्धि पाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे ध्यान आ गया कि अभी त्रिभाषा फार्मूला हम लोगों ने सूत्र लगाया बहुत सालों के बाद। कितने लोग त्रिभाषा फार्मूला को जान रहे हैं? क्या है बताइए जरा। कहीं भी तीन जगह नाम लिखा जाएगा, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में और क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाएगा। तो लेकिन दक्षिण वाले क्यों पढ़ेंगे तीन भाषा? पढ़ना चाहिए सर। क्यों पढ़ना चाहिए? हिंदी वाले को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सभी को पढ़ना चाहिए। हिंदी वाले तीसरा भाषा कौन पढ़ता है? कौन सा भाषा पढ़ता है? सर हम ये विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंच पढ़ने नहीं, आप देश की भाषा नहीं पढ़ सकते, विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। हाँ, अपनी भाषा पढ़नी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, जिस क्षेत्र में रह रहे हो वो भी है। आप ठीक है बेटी। क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि त्रिभाषा फार्मूला इसमें लागू नहीं होती है कि उसे लगता है कि हिंदी वाले हिंदी और अंग्रेजी बोल के काम चलाते हैं, तो हम तमिल और अंग्रेजी बोल के क्यों ना काम चलाएं? हम क्यों पढ़े हिंदी को तीसरी भाषा में? इसलिए उसमें एक प्रावधान निश्चित रूप से करा जाना चाहिए कि हिंदी वाले भी जिस दिन दक्षिण भारतीय का एक भाषा पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे तेलुगु पढ़े, मलयालम पढ़े, बंगला पढ़े, कन्नड़ पढ़े, तो उसको जब लगेगा कि हिंदी वाले भी तीन भाषा पढ़ते हैं तो वो तीन भाषा पढ़ेगा और तभी त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। और ये लागू जब होगा तो ये राष्ट्रीय एकता का बहुत ही पुष्ट पक्ष है। ये न सरकार समझ पाती है, पहले भी लगती थी बैक हो जाते थे, हमारी सरकार भी लगाई तुरंत बैक हो गया, पीछे हट गए। तो आज तो हम मातृभाषा में, बोली में, स्थानीय भाषा में शिक्षा नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू देखना चाहिए कि जब वो तीन पढ़ेंगे तभी हम तीन पढ़ेंगे, तो थोपी नहीं जा सकती है। तो जब ये चीज हम समाधान करें, हम उसका आदर करेंगे, तो वो जरूर मेरी भाषा का आदर करेगा और तब देश एक संपर्क भाषा के रूप में जुटेगा। क्योंकि जब आजादी हमको मिला तो ये हिंदी ही संपर्क भाषा थी, तो उसमें चूक गए। आज फिर से करना है तो ये चीज हिंदी भाषियों को करना होगा, तब जाकर के त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हो सकता है। तो इसी तरह से जब मैं संविधान सभा की बात कर रहा था, बीच में छूट गया, मैं तो इसको मैं मूल रूप से समाप्त करना चाहूंगा। तो वो धुलेकर साहब ने जब खंड सब पास किया तो उसका अनुवाद आते आते हमने अंग्रेजी वाला पाठ को संविधान सभा ने पारित कर दिया। तो जब हिंदी का अनुवाद आया तो अब क्या करना चाहिए? तो उसको हमने हस्ताक्षर से पारित किया। हिंदी वाले संविधान में 282 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजी वाले में 278 सदस्यों ने किया। तो हो गई बात। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं हमने दोनों पारित कर दिया। ये बात कब आई? ये बात जब 1961 में विधि आयोग का निर्माण हुआ तो उसमें सामने आई कि हिंदी का जो प्राधिकृत पाठ है उसका क्या स्वरूप है। तो निरेंद्र देव उस समय के महान्यायविद हुआ करते थे, समितियां बनी और उन्होंने जब रिपोर्ट उसका बताया तो कहा कि हिंदी को चूंकि संविधान सभा ने पारित नहीं किया है इसलिए हिंदी को वैधानिक बल ही नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, हिंदी को वैधानिक बल ही नहीं है। तो केंद्रीय हिंदी समिति में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय ये बात उनके संज्ञान में लाया गया
तब उन्होंने कहा कि तो बड़ी विचित्र बात है हिंदी को बनाने की, क्योंकि संविधान सभा तो भंग हो चुकी थी। अब दोनों लोकसभा राज्यसभा पारित करती, राष्ट्रपति का अनुमोदन होता, तब जाके बनता। कई विधि मंत्री आए और गए, लेकिन जगन्नाथ कौशल जो विधि मंत्री बन के आए तो उन्होंने सही रूप से इनका कार्य किया। जरूर विधि मंत्रालय के कोई अधिकारियों ने उनको बताया होगा और बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई की। तो 1986 में या 87 में तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने उसको लोकसभा में और संसद में पुनर्स्थापित किया और 87-88 में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और लास्ट में 88 में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये नियम बना। ये नियम बन गया। तो फिर बात आई प्राधिकृत। तो संविधान में एक जगह साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी बात का विवाद हो तो जो हिंदी का प्राधिकृत पाठ है वो मान्य नहीं होगा। अगर आप उच्च न्यायालय कहीं जाएंगे, अगर हिंदी में आपका जजमेंट आ गया कहीं के देता है, तो अगर उसमें कुछ विवाद हो गया तो अंग्रेजी का जो प्राधिकृत पाठ है वही मान्य होगा। तो हम पारित करने के बाद भी हिंदी अभी प्राधिकृत पाठ नहीं है, जिसको बनाने में हमने 40 वर्ष लगाया। तो ये स्थिति है, ये लोग संसद करेंगे और चूंकि समय बहुत हो रहा है और मैं बोलता जाऊंगा तो मुझे लगता है वहां भी आगे का कार्यक्रम पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मैं अंत में एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि विश्व बाजार में हिंदी की ताकत को पहचाना है। हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगी? निश्चित रूप से इसके लिए राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। तभी मैं समझता हूँ इसको हम सर्वोपरि कर पाएंगे। और एक आह्वान जो हस्ताक्षर का मैंने किया है, मैं अपने संस्थान के द्वारा भी और सरकार में जहां भी रहता हूँ और निश्चित रूप से ये हस्ताक्षर का करता हूँ कि कम से कम अंग्रेजी वाले हस्ताक्षर को अपनी भाषा में करें तो हमारी सार्थकता होगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। किसी भी भाषा की दशा और दिशा उसके बोलने वाले ही तय कर सकते हैं, और जहाँ हिंदी की दशा का सवाल है, हम सब इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इस विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने व्याख्यान में शामिल की, इसके लिए उनका पुनः आभार। आज के कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण है जो हमारे पखवाड़े के दौरान पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया प्रतियोगिताओं में और पुरस्कार योजना में और अन्य कुछ गतिविधियों में, उनको पुरस्कार देने के लिए। तो मेरा निदेशक से अनुरोध रहेगा कि कृपया मंच के नीचे मुख्य अतिथि के साथ आ जाएं, ताकि हम एक के बाद एक पुरस्कार विजेताओं को बुला सकें और मुख्य अतिथि के कर कमलों से उन्हें पुरस्कार दिला सकें। सबसे पहले हिंदी पखवाड़े के दौरान जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं तकनीकी लेख प्रतियोगिता, और इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है कुमार शशि भूषण, श्री जी.के. साहू और डॉक्टर राजीव गोयल DPS। अगला पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार है तकनीकी लेख प्रतियोगिता के अंतर्गत ही डॉक्टर प्रदीप कुमार पीडी प्रधान से। तकनीकी लेख प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार डॉक्टर राजीव गोयल DPS प्रभाग। प्रोत्साहन पुरस्कार इस प्रतियोगिता में श्री सौरभ कुमार वर्मा और डॉक्टर शिक्षा स्वरूपा FPD प्रभाग।
एक और प्रोत्साहन समिति है, प्रशस्ति पत्र मिल गया डॉक्टर दीना सिंह और श्रीमती प्रीति सिन्हा, टीपीई प्रभाग। पुस्तक प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 विषयों पर पुस्तक बनवाए गए थे, राजभाषा हिंदी और स्थापना के 70वें साल में सिया लड़ाई। प्रथम पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, सुश्री साक्षी गुप्ता टीपी प्रभाग और श्री विजय कुमार बीईएस प्रभाग। साक्षी गुप्ता इधर बीएस प्रभाग से विजय कुमार का है, तो गोयल साहब ले सकते हैं। नहीं, साक्षी चला गया। एफपीडीसी प्रभाग से श्री सौरभ कुमार वर्मा द्वितीय पुरस्कार और वित्त व लेखा अनुभाग से अमन मलिक। इसी प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार है निमिष मिश्रा कार्मिक अनुभाग और कुमार शशि भूषण बीईएस प्रभाग। पुरस्कार श्रीमती सुश्री निधि गौतम कार्मिक अनुभाग से ही और पीएमई प्रभाग के ईशान कश्यप। एक अन्य प्रतियोगिता हमारी तस्वीर बोर्ड की है, इसमें प्रथम पुरस्कार उमेश स्थापना 2 अनुभव। द्वितीय पुरस्कार श्री विजय कुमार टीईएस प्रभाग। तृतीय पुरस्कार श्री अभिजीत कुमार बीएसक्यू अनुभाग। हिंदी पुस्तक प्रतियोगिता का इस बार पहली बार आयोजन किया गया और इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता हैं श्री रोहित चमोली जीपी प्रभाग। द्वितीय पुरस्कार श्री आनंद जीपी प्रभाग से। ऐसी एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है श्री संजय सिंह सतर्कता अनुभाग से। दूसरा पुरस्कार श्री सुनील पाल स्थापना 2 से। तीसरा पुरस्कार श्री निरंजन पाल श्रीवास्तव स्थापना 2 अनुभाग से।
जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय अपने व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं की, तो हमारे संस्थान में एक पुरस्कार योजना है राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक और आरएनडी सहयोग सेवाएं यानी गैर आरएनडी वर्ग के लिए श्री वीरेंद्र कुमार धुसिया, भंडार और क्रय अनुभाग। आरएनडी वर्ग के लिए डॉक्टर मुक्ति आडवाणी, पीपी प्रभाग, जो अभी हमारे पुस्तकालय के प्रभाग प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रही है। और हिंदी पखवाड़े के लिए एक जो पहली शुरुआत है किसी भी तकनीकी प्रस्तुतिकरण के लिए जो पुरस्कार देने का, तो आंतरिक व्याख्यान जो 24 सितंबर को आयोजित किया गया उसके लिए डॉक्टर विधि व्यास पीडी। और एक और पुरस्कार जो नरातास की चर्चा की थी मुख्य अतिथि महोदय ने, तो हमारे नरातास दक्षिण दिल्ली की ओर से एक अनुशंसा आई थी, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय सहभागिता, सुस्पष्ट विचार, प्रेरणादायक और उपयोगी संदेश या संप्रेषण देने के लिए, तो आपके आशीर्वाद से मुझे भी बिल्कुल। हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा हमारे प्रशासन अधिकारी श्री हिरण्य सारंग जी से कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता को पूरा करें। आदरणीय हमारे सबसे पहले मैं अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमसे एक ही छूट गई है। हमने अपने माननीय उद्भट विद्वान अतिथि के लिए एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह रखा है। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया सबसे पहले उस स्मृति चिन्ह को, ताकि वो अपने साथ हमारी यादों को संयोजित करके रखें कि यह स्मृति चिन्ह होगा। निश्चित ही इस प्रतीक चिन्ह को देख के उनका मन मयूर हमारे संस्थान के लिए हमेशा खिला रहेगा, और सर हमारे यहाँ मयूर बहुत ज्यादा है। आदरणीय निदेशक महोदय और हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी, हमारे संजय जी और आप सभी का हिंदी पखवाड़े में सक्रिय सहयोग और यहाँ आगमन के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। संजय जी ने अभी कहा कि समय की कमी है और कुछ चीजें पूरी करनी है, ये औपचारिकताएं नहीं है, ये हमारी परंपराएं हैं, और यही हमारे माननीय विद्वान मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हम लोगों को करना चाहते हैं। आज हम लोग राजनीति का नाम लेते हैं या राजनीतिज्ञ का नाम लेते हैं, तो एक अलग सी छवि हमारे मन में आती है। सर ने बताया और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे बहुत एक उद्भट विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदी के अनन्य प्रेमी, लगातार वर्षों तक सांसद रहने वाले जगदम्बी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र वो कई अवसरों पे कई लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में
अपने केंद्रीय मंत्री के रूप के कार्यकाल में हिंदी के लिए बहुत सारे काम किए जो आज हम लोगों के सामने यहाँ पे परिलक्षित हो रहे हैं। और एक अच्छे सुपुत्र की तरह उन्होंने उनके उस हिंदी प्रेम को अपने साथ सार्थक किया है, उसको विरासत में लिया है और हम लोगों को उस अपने ज्ञान से और अपने प्रयास से उपकृत कर रहे हैं। सर आपका उन्होंने गांधी जी की चिंतन और चेतना की बात की है और इनके जो पूज्य पिताजी थे वो मुरारजी देसाई, भारतीय जनता पार्टी, कई पार्टियों में अलग अलग समय में मंत्री रहे। वो गांधी जी की चेतना इनके व्यक्तित्व में अभी भी दिखती है। अनौपचारिक बात इस औपचारिक मंच से पहले कभी हो रही थी तो उस अनौपचारिक बात में भी बात का मुख्य हिस्सा हिंदी था, जो इनके हिंदी प्रेम को दर्शाता है। मगर सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारा संस्थान और हमारा देश दोनों हिंदी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वातावरण पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर परिवार का मुखिया जो आचरण करता है परिवार, या देश का मुखिया जो आचरण करता है देशवासी, उसका सहर्ष अनुसरण करते हैं। और इस मामले में हमारा संस्थान बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे मुखिया हिंदी के क्षेत्र में अपना 100% योगदान देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे देश के मुखिया देते हैं। उन्होंने ये सम्मान तो दिया है कि अगर आप अंग्रेजी ना बोल पाओ तो ये शर्म का विषय नहीं है, अगर आप हिंदी बोल पाते हो तो ये आपके लिए गर्व का विषय है। एक बात मैं और आपके धन्यवाद के साथ बताना चाहूंगा सर, आपने बहुत कुछ ये बताया, मगर आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संस्थान एक बिल्कुल बगीचे सा है। यहाँ अलग अलग जगह से काफी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं। हमारे पीजी के जो है वो पीएमई के हेड हैं, या डी रविंद्र जी हैं, कई सारे नाम है, मैम है, ये लोग अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। मगर आप जब भी इनकी हिंदी की मतलब भाषा या हिंदी का व्यवहार देखिएगा तो तारीफ की योग है। तो हम लोग सचमुच अंतःकरण से हिंदी का पालन कर रहे हैं, धारा 3-3 के डर से नहीं। एक बड़ी अच्छी चीज जो इन्होंने बताई कि अगर सचमुच धारा 3-3 में पता नहीं चलता है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी की बाध्यता क्यों है, मगर थी, अगर ये हट जाए तो बहुत बड़ी मतलब जो है सो बात हो जाएगी। और आपने कहा है कि हिंदी को हम क्या बना रहे हैं, राष्ट्र की भाषा, राजभाषा, संप्रेषण की भाषा। सर हम तो कहते हैं कि वो दिन बड़ा सुखद होगा जब हम लोग हिंदी को हृदय की भाषा बना लें, और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि हिंदी हमारे हृदय की भाषा बन जाए। आपने सर जो 3 भाषा का वो बात की थी, अभी हम एक चर्चा हो रही थी, कोई सज्जन बता रहे थे कि हमारी पत्नी महाराष्ट्र की है, हम गुजरात के हैं, पले बड़े दिल्ली में हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, मातृभाषा हमारी क्या कहिएगा। हम बोले कि बहुत आसान है, बहुत सरल है। जब कभी सिलवट्टा आपके पैर पे गिरे और आपकी चीख जिस भाषा में निकले वही भाषा आपकी मातृभाषा है, वही भाषा आपकी मातृभाषा है। और हम लोग निरंतर अपनी मातृभाषा के साथ अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और हृदय की भाषा के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे कर्मचारियों को आपने देखा, वो अपने काम से इतने पुरस्कार जीत के मतलब संस्थान का नाम बढ़ाया है। हम संजय चौधरी जी का भी धन्यवाद करेंगे जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़ाने में, और हम लोग सफल हो रहे हैं। सभी प्रतिभागी जिन्होंने पुरस्कार नहीं भी प्राप्त किया वो भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इतनी बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और तकनीकी भाषा में जो 11 लेख लिखे गए वो लोग तो तालियों से स्वागत के योगदान है कि उन्होंने साबित किया कि नहीं, तकनीकी भाषा भी हिंदी हो सकती है। और मैंने संजय चौधरी जी से एक विनम्र अनुरोध किया था, शायद हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हुई, मगर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद नहीं है मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो है हमारी प्रथम महिला निदेशक महोदय की अनुप्रेरणा से उन्होंने भी हिंदी
पखवाड़ा नहीं, हिंदी के संचालन में, हिंदी को आगे बढ़ाने में इस संस्थान में बहुत कार्य किए हैं, बहुत योगदान दिया है। तो हम लोग उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सर, हम लोग इस हिंदी पखवाड़े को एक परंपरा या एक उससे नहीं मना रहे हैं। सही बात है कि वो दिन जल्दी आ जाए जिस दिन हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस बनाने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह से माता पिता हमारे मन में हैं, उसी तरह से ये हिंदी भी हमारे मन में आ जाए और हम लोग उस पे निरंतर और आगे बढ़ के काम करें। और जो कि संस्थान में हो रहा है, और सर आपके मुंह में घी सककर कि अगले साल अगर हम लोग वो पुरस्कार प्राप्त करते हुए मंच पे आए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। हम लोग अपना भी पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।